So students, in the last class, we have studied ethics in finance and business. This we have seen. Now we will see ethics in environment. Basically, this is also termed as environmental ethics. Note कर लीजिए environmental ethics. This is a separate branch of science, environmental science, जिसमें environmental ethics का अध्ययन करते हैं. तो एनवायरमेंट में एथिक्स को कैसे अप्लाई करना है. अगर एनवायरमेंट में एथिक्स को लोग अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, तो हमारा एनवायरमेंट जो है डिस्ट्रक्शन होने से बचेगा. लोग इसका अंधाधुंध दोहन नहीं करेंगे एनवायरमेंट का अपने स्वयं के फायदे के लिए. ओके, क्योंकि एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं जैसे जंगल, हवा, पानी, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, ओके, all these component, living components or non-living components, all these components belong to the nature and nature belongs to the society. सबका उस पर बराबर का हक है. ठीक है, तो इसमें एथिक्स का पालन करना है बेसिकली सब लोगों को, क्योंकि हम सब लोग इसके स्टेक होल्डर हैं. All the organisms which are on the earth and they are consuming oxygen, so all are stakeholders of this atmosphere. तो सभी का दायित्व है कि वातावरण को क्लीन रखें और उसको पॉल्यूशन से फ्री रखें. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग एथिकल स्टैंडर्ड्स वी विल सी इन एनवायरनमेंट, इसके कंसेप्ट ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें. ठीक है, बस तो ये देखिए यूनिट के एक बुलेट का भी एक पार्ट है, छोटा पार्ट है. सो हम लोग इसको इन वन सेशन वी विल ट्राई टू कवर इट. स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है. So students, we will see ethics in environment. Yeah, environmental ethics. एक ही बात है दोनों. See, basics you know. Okay, basics you know. One second, somebody is calling me. Okay, so for the environmental destruction, human activities are responsible, and in environmental ethics, we look upon the relationship between human beings and environment. How ethics is playing a role in this. Some human beings will cut the forest. Some human beings will protect the forest. So the ethical behavior of that human being is responsible, because human beings is the major determinant of the environmental destruction. Nowadays, अगर आप नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन ये सबको नजरअंदाज कर दें, तो कहीं पर ज्यादा वर्षा भी हो जाए, जंगल में आग लग जाए, या आपका नेचुरल कैलामिटी जैसे चक्रवात, तूफान, ओके, बाढ़, इस सब के पीछे भी वजह ह्यूमन एक्टिविटीज है. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का पैटर्न चेंज होना,
राइज इन सी लेवल, ये सब नेचुरल कैलामिटी, उसके लिए भी ह्यूमन एक्टिविटी जिम्मेदार है। ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली भी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो भी जिम्मेदार है। देयरफॉर एनवायरमेंटल एथिक्स इज वेरी एसेंशियल। If human beings are aware of it, if they are competent with it, and if they are following it, okay, and if they are aware with it, then protection of environment can be expected. Otherwise, day by day, environmental destruction will keep on continuing. Okay, so environmental ethics believe करता है कि ह्यूमंस जो हैं वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, साथ ही साथ लिविंग क्रिएचर्स भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। जैसे अगर एक मनुष्य रह रहा है किसी जगह पर, तो उसके अगल बगल रहने वाले कुत्ते, बिल्लियां, चूहे और अदर एनिमल्स, जो भी क्रिएचर्स है, प्लांट्स, ओके, सब उस एनवायरनमेंट के पार्ट है। ठीक है, तो आपका एथिकल बिहेवियर, आपका बिहेवियर फॉर ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। एथिकली करेक्ट होने चाहिए आप, एथिकली राइट होने चाहिए, एथिकली करेक्ट होने चाहिए। आपके डिसीजंस, कौन आप, क्या आप दिखने में तो करेक्ट हो, आपके डिसीजंस, अगर आपके डिसीजंस एथिकली करेक्ट होंगे तो एनवायरनमेंट पर कम प्रेशर पड़ेगा, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन कम होगा। अगर पर्सन एथिकली राइट है तो वो पेड़ों को बेवजह नहीं काटेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो चूंकि ये लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस और भी तरह तरह के प्लांट और एनिमल्स, ये पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, इसलिए ये सारे आइटम, these items become very important part of the world, and these are considered to be a functional part of the human life. Therefore, it is essential that every human being should respect and honor the use of morals and ethics when dealing with these creatures which are component of the environment. Environment के components जो हैं, plants हैं, okay, forest, animals, forest plant एक ही बात हो गया, animals, okay, other wild animals, domesticated animals, and other important components, abiotic components such as air, water, etc. So your behavior towards all these components of the environment should be ethically correct. You should respect and honor all these components. Okay. And when you deal with these components, you should deal with it with ethically, morally, okay, in a correct manner. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलॉसफी भी आ गया। इसको एनवायरमेंटल फिलॉसफी भी बोलते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स फिलोसोफी, ठीक है, क्योंकि इसमें फिलॉसफी की बात हो रही कि हम कैसे इस सिद्धांतवादी बने। ये सिद्धांत की बात हो रही कि हम अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध दोहन ना करें पर्यावरण के इन सारे पुर्जों का, ताकि उनका विनाश ना हो जाए। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हम भी यूज करें और आगे आने वाले जनरेशंस भी इसे यूज करें। खुद आप या हम लोग 2-3 जनरेशन में इसे ना खत्म कर दें, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा के रखें। और ये सब किस वजह से हो रहा है? बिकॉज वी आर लिविंग ए लग्जरी लाइफ। हर लग्जरी आइटम का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कीमत है, और ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग डे बाय डे डिपेंडेंट अपॉन द things which are giving the comfort to it, comfort to them.
Okay, human nature demands more and more comfort day by day. In your lifetime you are seeing the evolution in the mobile phone. कीपैड था पहले बटन वाला, अब टच पैड हो गया, फिर टच में भी बहुत सारा हैप्टिक टच, एडवांस टच, उसमें भी ओलेड स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन, मेरी एडवांस रही, पूरा रैपिड गति से इवोल्यूशन हो रहा है. ह्यूमन बींग्स आर इन्वेंटिंग न्यू डिवाइसेस डे बाय डे फॉर इट्स कंफर्ट, और धीरे धीरे और ह्यूमंस जो है अपने कंफर्ट की वजह से ये सारे फैक्टर्स को इग्नोर किए हुए हैं. ओके, सो दे नीड टू बी टॉट. अब उनके ऊपर है कि वो फिर कैसा बिहेव करते हैं. सो एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो एक तरह का प्रैक्टिकल फिलॉसफी है which reconstructs the essential types of the argumentation that can be made for protecting natural entities and the sustainable use of the natural resources so that the future generations also make use of it. You know that many issues such as global warming, global climate change, deforestation, pollution, okay, global warming, global climate change, deforestation, pollution, और रिसोर्स डिग्रेडेशन. दिन प्रतिदिन रिसोर्स घटते जा रहे हैं क्योंकि उनका सप्लाई जो है लिमिटेड है. रिसोर्स जैसे खनिज, आयरन का खनिज, लोह खनिज, उसका फाइनाइट सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई, वो घट रहे हैं डे बाय डे. तो आप कहोगे कि सर वो घट क्यों रहे हैं? वो धरती से ही निकल रहे हैं, धरती पर ही है, कहीं जा तो नहीं रहा, आसमान में उड़ तो नहीं जा रहा, धरती का जितना लोहा है धरती पर ही है, फिर वो घट कैसे रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर आप समझिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा. बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. धरती पर जो भी सब्सटेंस आप यूज कर पा रहे हैं वो इस वजह से यूज कर पा रहे हैं कि वो कहीं से निकाले गए हैं, प्राप्त किए गए हैं. वो मटेरियल, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, ये धरती का पिक्चर मैंने ठीक नहीं बनाया, अब फिर भी ठीक नहीं बनाया, समझ लो ये अर्थ. तो इस धरती पर जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सब पूरी तरह से मिक्सचर है, ये होमोजीनस मिक्सचर है अर्थ. इसके कुछ हिस्से में या कहीं कहीं पर लौह खनिज कंसंट्रेटेड है. लौह खनिज के वहां पर डिपॉजिट्स हैं. कुछ जगह पर आयरन, तांबा का डिपॉजिट है, कहीं पर सोना का डिपॉजिट होगा, कहीं पर कोल डिपॉजिट्स होगा, कहीं पर आयल डिपॉजिट होगा. इसी तरह अलग अलग डिपॉजिट, कहीं रेडियो एक्टिव यूरेनियम डिपॉजिट होगा. ओके, तो जितने तरह के सब्सटेंसेस जो सब कहीं कहीं ना डिपॉजिट्स में है. बॉक्साइट डिपॉजिट है फॉर एल्यूमिनियम. नाउ ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? अपने एक्टिविटी से इन डिपॉजिट से इन सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके तरह तरह की छोटी छोटी चीजें और वस्तुएं बना बना के वो पूरा दुनिया में मार्केट में सप्लाई हो रहा है. ठीक है, सब जगह फैल रहा है. तो इस तरह से डिपॉजिट से एलिमेंट्स और substances or those minerals which are economically very important, which the human beings are getting used of it and they are doing it and they are vigorously doing it. Okay, तो ये डिपॉजिट से ये सब्सटेंस वन डे बाय डे ये डिपॉजिट कम होते जाएंगे. धरती पर ही है वो सब्सटेंस, लेकिन क्या हो गए, ये डिपॉजिट पर एक जगह एक साथ इकट्ठा थे, ये चुने हुए थे, एक तरफ छांटे हुए थे, सेग्रीगेटेड थे, अलग अलग थे. अब चुनो इसको, सब निकल निकल के फैल गया पूरा धरती पर. ओके, और डिपॉजिट खत्म हो गए. तो क्या करेगा? पहले तो काम चलाएगा रिसाइकलिंग करते करते रिसाइकलिंग करते. अब जैसे गोल्ड एक बहुत एक्सपेंसिव सब्सटेंस है, लोग रिसाइकल करते हैं खूब गोल्ड को, और गोल्ड डिपॉजिट्स में भी है, लेकिन गोल्ड अपने डिपॉजिट्स में अब बहुत कम हो गए हैं.
पहले गोल्ड अपने डिपॉजिट्स में बहुत ज्यादा थे, भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, ठीक है। पहले की जो सभ्यताएं थी उनके पास गोल्ड बहुतायत मात्रा में इसी वजह से था। ऑलरेडी गोल्ड का डिपॉजिट कम है, लेकिन उस समय जो डिपॉजिट थे वो अवेलेबल थे उनके लिए। अब डिपॉजिट सब जो है लूट खसोट इधर उधर होते होते इतनी लड़ाइयाँ हुई आपस में, एक ट्रांसफर दूसरा ट्रांसफर होते होते हैंड टू हैंड वो घिसते घिसते बहुत कम हुआ है। अब डिपॉजिट भी कम बचा हुआ है गोल्ड का, गोल्ड ऐसे ही रेयर एलिमेंट था पहले से ही, तो अब गोल्ड की उपलब्धता कम है, ये डिमांड में है।